मुंबई लोग इसे सपनों का शहर कहते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक ऐसा डरावना सपना साबित हुआ जिसकी यादें आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती हैं। हम सपनों के शहर जा तो रहे थे, पर हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर हमें एक ऐसे भयानक अनुभव की तरफ ले जा रहा है जिसे हम शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तो ये बात है साल 2014 की। मैं और मेरा डांस ग्रुप हम सब एक कंपटीशन के लिए मुंबई जा रहे थे। और मतलब हम सब इतने ज्यादा उत्साहित थे, सपनों के शहर में परफॉर्म करने का मौका जो मिल रहा था। करीब 55 घंटे का बहुत लंबा ट्रेन का सफर था। उसके बाद हम आखिरकार मुंबई पहुंचे। पर असली दिक्कत तो अब शुरू होनी थी। हमें जाना था आर्य कॉलोनी में अपने हॉस्टल, और उसके लिए हमें चाहिए था एक ऑटो। और यकीन मानिए, एक नहीं दो नहीं, करीब 7 से 8 ऑटो वालों ने हमें आर्य कॉलोनी ले जाने से साफ इनकार कर दिया। मतलब बिल्कुल मना। हम सब हैरान थे कि भाई ऐसी क्या बात है इस जगह में। खैर, काफी देर बाद एक ऑटो वाला ज्यादा पैसे लेकर जाने को मान गया। पर जैसे ही हम हॉस्टल के पास पहुंचे ना, उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने कहा, ये इलाका तो काफी सुनसान लगता है। और ये शायद हमारे लिए पहली चेतावनी थी। वो ऑटो वाला हमें तब तक अपनी नजरों से देखता रहा जब तक हम एक एक करके उस हॉस्टल के अंदर नहीं चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो पक्का कर रहा हो कि ये पुरानी इमारत हमें कहीं निगल तो नहीं लेगी। हॉस्टल के अंदर जाकर भी वो बेचैनी कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। तीसरी मंजिल पर हमारा कमरा था, और उस कमरे में घुसते ही एक अजीब सी, एक डरावनी सी वाइब थी। हमें क्या पता था कि ये तो बस खौफ की शुरुआत होने वाली है। अगली सुबह मैं वॉशरूम गया, और वहां जो हुआ वो बहुत अजीब था। मैंने एक नल खोला तो पानी दूसरे नल से आने लगा। मैंने सोचा चलो दूसरा बंद कर देता हूं। जैसे ही मैंने उसे बंद किया, तीसरा नल अपने आप तेजी से चल पड़ा। ये क्या हो रहा था? किसी मजाक जैसा लग रहा था, पर वहां मेरे अलावा कोई था ही नहीं। मैं बस वहीं खड़ा ये सब देख रहा था, बिल्कुल हैरान। और तभी छत से किसी के हंसने की आवाज आई, और वो कोई मामूली हंसी नहीं थी। वो ऐसी हंसी थी जिसे सुनकर सच कहूं तो मेरी रूह कांप गई। मैं भागकर अपने दोस्त अजय के पास गया, उसे सब बताया। पर उसने मुझे जो बताया ना, वो सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। उसने कहा कि दूसरे ग्रुप की एक आंटी सुबह सुबह ही अपना सारा सामान लेकर वहां से भाग गईं, क्योंकि उन्हें बाथरूम के शीशे में एक औरत का चेहरा दिखा था, आधा जला हुआ, गर्दन एक तरफ लटकी हुई, और वो उन्हें गुस्से से घूर रही थी। अब तो ये बात पक्की हो गई थी कि इस जगह में कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। तब अजय ने कहा, रोहित, जो भी है हमें इसका वीडियो बनाना चाहिए, एक सबूत तो हमारे पास। तो उस रात करीब 11 बजे हम रिकॉर्डिंग करने लगे, और जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है। पहले तो एक कमरे का भारी भरकम ताला अपने आप हवा में उठ गया। फिर जब अजय एक और कमरे के पास रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो वो अचानक डर के मारे जम गया। हमें समझ नहीं आया कि उसे क्या हुआ। पर जब हमने वीडियो देखा, तो वीडियो में फर्श पर एक नग्न आदमी लेटा हुआ था, जो हमें अपनी आंखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे टीचर न्यूटन सर भी वहीं थे। उन्होंने भी वो फुटेज देखी, और वो इतने डर गए कि उन्होंने तुरंत वो वीडियो डिलीट करवा दिया। सर ने हमसे कसम ली कि जब तक हम गुवाहाटी वापस नहीं पहुंच जाते, हम इस बारे में किसी से एक शब्द भी नहीं कहेंगे। पर अब डर हमारे दिलो दिमाग पर बुरी तरह छा चुका था। तीसरा दिन कंपटीशन का दिन था, और उस दिन हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। एक ऐसी गलती जिसकी हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। हम हॉस्टल के पास वाले जंगल में चले गए थे। परफॉर्मेंस के बाद मेरी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। मैं वॉशरूम गया, और वहां मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे बाल पकड़कर मुझे जोर से जमीन पर पटक दिया हो। जब मेरे दोस्त मुझे ढूंढते हुए आए, तो मैं नहीं था। वो कहते हैं मेरी आंखें गुस्से से लाल थीं, और मेरी आवाज वो मेरी थी ही नहीं, कोई और था जो मेरे शरीर से बोल रहा था। मेरे मुंह से एक भारी डरावनी आवाज निकली, क्या तुम सब मुझे हल्के में ले रहे हो? तुम सबने उस जंगल के रास्ते मेरा मजाक उड़ाया था। अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूं। इसके बाद मेरा शरीर अजीब अजीब तरीकों से मुड़ने लगा था। और फिर अचानक वो ताकत मेरे शरीर से निकल गई। मैं बिल्कुल निढाल हो गया। पर वो चीज वो गई नहीं थी। तभी हमें लड़कियों के कमरे से जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगीं। उसने अब मेरी दोस्त लक्ष्मी को पकड़ लिया था। लक्ष्मी, जो कि एक नेपाली लड़की थी और ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाती थी, वो अचानक रोते हुए फर्राटेदार मराठी बोल रही थी। उसका शरीर ग्रेविटी के खिलाफ दीवार पर ऊपर की तरफ खिसक रहा था। बाद में हॉस्टल के मालिक ने बताया कि हम जंगल से चिकन और बियर लाए थे, और ऐसा करके हमने वहां की आत्मा को नाराज कर दिया था। हमने अनजाने में उसका अपमान कर दिया था। बहुत मुश्किल से
मंत्रों और गंगा जल से हमने लक्ष्मी को बचाया। अब हम एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहते थे। अगले दिन हम वहां से निकलने वाले थे, पर ये डरावना सपना अभी खत्म नहीं हुआ था। अगली सुबह जैसे ही हमारा ऑटो हॉस्टल से थोड़ा आगे बढ़ा, मैंने बस यूं ही पीछे मुड़कर देखा और हमारे कमरे की बालकनी में सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी और वो सिर्फ मुझे देख रही थी, लगातार घूर रही थी। मैंने फौरन अजय को दिखाया, पर उसे वहां कोई नहीं दिखा। वो चीज़ हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसी रात ट्रेन में मैं सो रहा था और मुझे एक भयानक सपना आया। सपने में वही औरत थी और वो मेरे शर्ट का कॉलर पकड़कर मुझे पीछे खींच रही थी। मैं जोर से चीखते हुए उठा। जब मेरे दोस्त जागे और उन्होंने लाइट जलाई तो मेरी गर्दन पर असली नाखूनों के खरोच के निशान थे। वो सपना सिर्फ सपना नहीं था, उस आत्मा ने एक मैसेज भी छोड़ा था कि अगर दोबारा उसकी जगह आए तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। घर पहुंचने के बाद मेरी माँ मुझे एक पंडित जी के पास ले गईं। उन्होंने कुछ पूजा पाठ किया, तब जाकर उस चीज से मेरा पीछा छूटा। ये पूरा हादसा मुझे आज भी एक सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर कोई जगह प्रेतवाधित मानी जाती है तो क्या वो उस आत्मा का अपना इलाका है या वो पब्लिक की जगह है? हम अनजाने में एक ऐसी दुनिया में घुस गए थे जिसके नियम हम नहीं जानते थे और हमने उसकी कीमत चुकाई। ये सोचने वाली बात है कि हमारी और उनकी दुनिया के बीच की जो एक सीमा है, क्या उसे कभी पार करना चाहिए?